Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Inside Sports Science. In this lecture, we are going to study about the another topic of circulatory system, that is regulation of heartbeat. In the previous lecture, we have studied about working of heart. If you haven't watched that video, then please go and watch that video first. So hi everyone, I'm your educator. You're watching Inside Sports Science. Let's begin. रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। मैंने आपको पुराने लेक्चर में ये बताया था कि आवर हार्ट इज मायोजेनिक, और इसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया था। मायोजेनिक का मतलब ये है कि हमारा हार्ट अपने इम्पल्स खुद ही क्रिएट करता है। वो हमारे ब्रेन के कहने पर नहीं चलता, वो हमारे एंडोक्राइन के सिस्टम के कहने पे नहीं चलता। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट रेगुलेट आवर हार्ट बीट। होता ये है कि सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा हार्ट अलग अलग तरीके से काम करता है, और इसकी एडवाइस इसको ब्रेन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स देते हैं, राइट। ऑल्दो जो हार्ट बीट है वो हमारा हार्ट खुद ही जनरेट करता है, लेकिन हमारा हार्ट ब्रेन के कहने पे, दैट इज ब्रेन या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड के कहने पे, वो अपना हार्ट रेट या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि कोई एग्जांपल, अगर किसी इंसान के सामने सांप आ जाए तो ये चीज हमारे ब्रेन देखेगा, और अगर ब्रेन को लगता है कि इस सिचुएशन में हमारा हार्ट बीट बढ़ना चाहिए, तो हार्ट को मैसेज ट्रांसफर करेगा और हार्ट को ये बोलेगा कि अपनी हार्ट रेट बढ़ाइए, और हमारा हार्ट अपनी हार्ट रेट बढ़ा देगा। या फिर ये सेम काम हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड भी कर सकता है। फिर कैसे होता है ये हम अभी देखने वाले हैं, करेक्ट। नाउ लेट्स सी, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। नाउ हमारे ब्रेन में एक कंपाउंड होता है, कंपोनेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। ये क्या करता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे बॉडी में जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी होती है, इनवॉलंटरी प्रोसेस, ये इनको रेगुलेट करता है। अब हमारे बॉडी में इनवॉलंटरी प्रोसेस क्या क्या होते हैं? डाइजेशन। इनवॉलंटरी प्रोसेस मतलब जो हमारे विल पे डिपेंड नहीं करता, करेक्ट, वो अपने आप होते रहते हैं हमारे बॉडी में। डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जो इनवॉलंटरी है, और ये हमारे विल पे डिपेंड नहीं करते। इस चीज को रेगुलेट करता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इस मेडुला ऑब्लंगेटा में कई सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वन ऑफ दो सेंटर्स इज दिस, इट इज द कार्डियक सेंटर। मेडुला ऑब्लंगेटा में एक रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। स्टिल कार्डियक सेंटर एक सेंटर होता है हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा में। ये कार्डियक सेंटर हमारे एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा साइनो ऑरिकुलर नोड अपने इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है, और उससे हमारा हार्ट बीट या तो बढ़ता है या तो डिक्रीज होता है, करेक्ट। ऐसे नोड मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ऐसे नोड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, देन गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट। नाउ हमारे बॉडी में दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड देन द अनदर वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों होते क्या है मैं डिटेल में आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जब हमारा बॉडी नॉर्मल कंडीशन में होता है। नॉर्मल कंडीशन में, जब नॉर्मल सिचुएशन होती है, तब हमारे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, करेक्ट। इस टाइम पे हमारा हार्ट रेट या तो डिक्रीज होता है या तो वो नॉर्मलाइज होता है। जो करेक्ट चीज जो है जिसको हमको बोलना चाहिए, हमारा हार्ट रेट इस टाइम नॉर्मलाइज होता है, वो ज्यादा नहीं होता। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि तब होता है जब हम हमारे सामने एबनॉर्मल कंडीशन आती है। जैसे कि आपने अचानक से कॉकरोच देख लिया, ऑफ कोर्स
कॉकरोच से डर नहीं लगता, बट स्टिल लड़कियों को तो लगता है। या फिर आपने सांप देख लिया, तो इस टाइम सडनली आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? जब एडवर्स सिचुएशन हो, एबनॉर्मल कंडीशन हो, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और जब ये सिस्टम काम करता है, तब हमारा बॉडी में हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। करेक्ट। दिस इज द नर्वस रेगुलेशन। ये मेरे को आपको पहले बताना था। आई एम सॉरी। दिस इज द नर्वस रेगुलेशन। कैसे काम करता है? हमारे ब्रेन में एक मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उसके अंदर एक कार्डियक सेंटर होता है जो हमारे हार्ट की बीट्स को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर मैसेज भेजता है हमारे एसए नोड को, साइनो ऑरिकुलर नोड को। और वो साइनो ऑरिकुलर नोड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग हार्ट रेट को ज्यादा करते हैं या फिर वो हार्ट रेट को कम करते हैं। ये सारे प्रोसेसेस हमारे नर्वस रेगुलेशन के अंदर आते हैं। क्लियर? आई होप आपको नर्वस रेगुलेशन के अंदर जितने प्रोसेस होते हैं, जितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कम्स द एंडोक्राइन रेगुलेशन। एंडोक्राइन रेगुलेशन का मतलब ये है कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब हार्मोन रिलीज करते हैं, तब हमारे हार्ट रेट जब इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। करेक्ट। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। लेट्स सी। हमारे बॉडी में किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। करेक्ट। ये एड्रिनल ग्लैंड दो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एड्रिनलिन या और नॉर एड्रिनलिन। करेक्ट। ये करते क्या है? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन ये साइनो ऑरिकुलर नोड के साथ काम करते हैं और ये दोनों हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। जब भी आप नर्वस होते हैं या जब भी आप एक्साइटेड होते हैं, ये ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है और ये हमारा हार्ट रेट बढ़ा देता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और इसको हम साथ में कैटिकोलामाइंस भी बोलते हैं। लेट मी राइट इट हियर। कैटी कैटिकोलामाइंस। करेक्ट। नाउ देन कम्स असिटाइल कोलिन। व्हाट इज असिटाइल कोलिन? ये मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज असिटाइल कोलिन। अभी आप ये इतना समझ लीजिए, इट इज न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर। ये न्यूरॉन से निकलता है। ये एक्चुअल में क्या होता है ये मैं आपको आने वाले चैप्टर में बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये मैसेज ट्रांसफर करता है। मैसेज ट्रांसफर करता है। करेक्ट। नाउ ये काम किसके साथ करता है? ये काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, विच मीन्स ये काम करता है नॉर्मल कंडीशंस में, विच मीन्स इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट और नॉर्मलाइज द हार्ट रेट। करेक्ट। इतना समझ में आया आपको? नाउ देन कम्स द थायराइड। थायराइड इज a gland and it releases thyroxine hormone. और ये हार्मोन भी हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस दी हार्ट रेट। थायरोक्सिन हार्मोन के कई सारे और फंक्शंस होते हैं। ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, हीट प्रोडक्शन को मेंटेन करता है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये हम पढ़ने वाले हैं इस चीज के बारे में, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम में। अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी में हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। अगर ये कंटिन्यूली ये अगर रिलीज होता रहे तो हमारा हार्ट रेट कभी डाउन होगा ही नहीं और हमको हाइपरटेंशन भी हो सकता है। करेक्ट। हमारा हार्ट रेट हमेशा हाई ही रहेगा। राइट। सो दिस इज इट। यहाँ पे आपका खत्म होता है एंडोक्राइन रेगुलेशन। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा एंडोक्राइन रेगुलेशन में क्या क्या होता है। एंडोक्राइन रेगुलेशन इज नथिंग बट जितने भी हॉर्मोन्स जो हमारे
हार्ट बीट को अफेक्ट करते हैं, हम उसके बारे में पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन एंड दी थायराइड। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, राइट। हमारे बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। फर्स्ट वन आर्टरी, सेकंड वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरी। अभी हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं आर्टरी और वेन की। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टरी और वेन में आर्टरी और वेन का डेफिनेशन क्या होता है। आर्टरी द वन which carries oxygenated blood and the vein is the one which carries deoxygenated blood, but it is not completely true because pulmonary artery हमारा deoxygenated blood को कैरी करती है, pulmonary vein carries oxygenated blood, राइट। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है आर्टरी की, blood vessel that carries blood heart to body organ। इसको हम बोलते हैं आर्टरी। व्हाट इज वेन? वेन हम उसको बोलते हैं जो हमारे ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट। एक और इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड पोर्स इट टू द बॉडी ऑर्गन एंड वेन टेक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन एंड पोर्स इट टू द हार्ट। This is the basic definition of artery and veins. What is capillary? You can say capillary is a junction of arteries and veins, or you can say it is a network of blood vessels around the glands. Network of small blood vessels around, I'm sorry, around the gland. इसी कैपिलरी से हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, हमारे सेल्स में, टिश्यू में गैसेस एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स हमारे ग्लैंड्स तक पहुंच पाते हैं, करेक्ट। अभी हम इसके डायग्राम्स देखते हैं। दिस इज द आर्टरी। आर्टरी में आपको ये आउटर लेयर नजर आ रहा होगा, थिक आउटर लेयर। ये जो आउटर लेयर है हम इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्निया। ट्यूनिका एक्सटर्निया। ये जो मिडिल लेयर है हम उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। दिस वन इज ट्यूनिका मीडिया। और ये जो अंदर वाला लेयर है, दिस व्हाइटिश कलर लेयर, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरनिया। ट्यूनिका इंटरना, आई एम सॉरी, राइट। ट्यूनिका का क्या मतलब होता है? ट्यूनिका मीन्स लेयर। ट्यूनिका मीन्स लेयर, राइट। अब नाउ आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा होगा कि इसका ल्यूमेन, ल्यूमेन्स मीन्स स्पेस, ल्यूमेन मीन्स इंटरनल स्पेस। ये जो मैंने लेयर्स के बारे में बताया है, द सेम वोकैबुलरी गोज फॉर द वेन्स ऑल्सो। आया बात समझ में? यहाँ पे भी हम इसको ट्यूनिका एक्सटर्निया बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको ट्यूनिका मीडिया बोलेंगे, एंड यहाँ पर इसको फिर से हम ट्यूनिका इंटरनिया बोलेंगे, ट्यूनिका इंटरना, राइट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं अभी इसको इरेज करने वाला हूँ। नाउ आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप कंपेयर करें आपके आर्टरीज और वेन्स को, अगर आप कंपेयर करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो मिडिल लेयर है दैट इज ट्यूनिका मीडिया, ये आर्टरीज में बहुत ही ज्यादा थिक है एंड वेन्स में ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि हमारे आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, या फिर हमारे आर्टरीज ब्लड को हार्ट से ऑर्गन तक लेके जाते हैं। तो हमारे हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो कैरी करता है हमारा आर्टरी। हार्ट से जब भी ब्लड निकलता है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर से ब्लड निकलता है, विच मीन्स हमारा ब्लड बहुत ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे आर्टरीज की वॉल पे, और वो
उन प्रेशर को तभी एक्सर्ट कर पाएगा, वो उन प्रेशर को तभी बियर कर पाएगा जब उसकी खुद की वॉल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। और इसी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, आई एम सॉरी, इसी प्रेशर को बियर करने के लिए हमारे आर्टरीज की वॉल इतनी ज्यादा मोटी और इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। आई होप आपको रीजन समझ में आया होगा, राइट। देन कम्स द वेन। हमारा वेन ब्लड कैरी करता है ऑर्गन से हार्ट में। ऑर्गन्स तो ब्लड पंप करते नहीं है, इसी वजह से जब ब्लड वेन्स में फ्लो करता है तो वो ज्यादा प्रेशर वेन्स की वॉल पे एक्सर्ट नहीं करता। इसलिए वेन्स की वॉल है वो इतनी पतली होती है क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता। इवन वेन्स में जब ब्लड फ्लो करता है तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लड बैक फ्लो होने का चांस होता है, इसीलिए वेन्स में वॉल्स भी होते हैं। लेकिन ये वॉल्स हमारे आर्टरी में प्रेजेंट नहीं होते, क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है वहां पे। करेक्ट। आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरीज की वॉल बहुत ही थिक होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है और बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होती है। लेकिन जो वेन्स है उसकी वॉल बहुत पतली होती है और वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता। देन कम्स द कैपिलरी। हमारे कैपिलरी में ट्यूनिका एक्सटर्निया एंड ट्यूनिका मीडिया ये प्रेजेंट ही नहीं होता। हमारे कैपिलरी में सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटरनिया प्रेजेंट होता है। दिस इज द ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना। ये ट्यूनिका इंटरना किससे मिलके बना होता है? ये बना होता है एपिथेलियल टिश्यू से, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। और मैंने आपको बताया था स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू एक सिंगल लेयर टिश्यू होता है, यहाँ पे लिखा भी है वॉल मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये सिंगल लेयर का ही क्यों बना होता है? क्योंकि कैपिलरी से ही हमारे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। हमारा न्यूट्रिएंट्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है वो हमारे टिश्यूज में पहुंच पाता है। अगर यहाँ पे इनका वॉल एकदम थिक होगा तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे, हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सिंगल लेयर टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन दी कैपिलरी। इसका ल्यूमेन काफी ज्यादा स्मॉल होता है और इसमें ट्यूनिका एक्सटर्निया एंड ट्यूनिका मीडिया ये दोनों प्रेजेंट नहीं होते। ये क्यों नहीं होते इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको इस डायग्राम से इन तीनों में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे, राइट। लेट मी इरेज दिस। हियर कम्स दिस टेबल जो हमको ये बताता है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। हम यहाँ पे देखते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन मीन्स इंटरनल स्पेस। आर्टरी में ये ल्यूमेन बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, वेन्स में ये ल्यूमेन बहुत ज्यादा लार्ज होता है एंड कैपिलरी में अगेन इट इज वेरी टाइनी वेसल। वॉल्स की अगर हम बात करें तो आर्टरीज की वॉल थिक मस्कुलर वॉल होती है, ये बहुत ही ज्यादा थिक होती है। वेन्स में वॉल्स बहुत ही ज्यादा थिन होती है। कैपिलरीज में सिर्फ एक ही लेयर की होती है वो वॉल्स ओनली वन सेल थिक। ये क्यों होता है इसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज करने होते हैं। अब बात करते हैं वॉल्व्स की। वॉल्व क्या करते हैं हमारे हार्ट में, हमारे ब्लड वेसल्स में? ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, राइट। आर्टरी में ये वॉल्व होती ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आर्टरी में जो ब्लड है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर से होता है, तो बैक फ्लो का कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन अगर हम वेन्स में आए तो वहां पे ल्यूमेन बहुत ज्यादा होता है और बैक फ्लो का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमारे वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, राइट। कैपिलरी में वॉल्व्स होते ही नहीं है। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो carries blood away from the heart, that is artery carries blood away from the heart. Vein carries blood towards the heart and capillary carries blood arterioles to veins. हमारा ब्लड, हमारा आर्टरी आता है, देन वो स्प्लिट होता है कई सारे कैपिलरी में, और कैपिलरी जहाँ पे एंड होता है वहां से हमारे वेन्स शुरू हो जाते हैं, करेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमारा कैपिलरी है वो ब्लड कैरी करता है। ब्लड कहाँ से रिसीव करता है? आर्टरी से, और फिर वो डीऑक्सीनेटेड होके वेन्स में चले जाता है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन कम्स प्रेशर। आर्टरीज में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वेन्स में बहुत ही कम प्रेशर होता है और कैपिलरी में मीडियम प्रेशर होता है। देन कम्स ऑक्सीजन। कैरीज ऑक्सीजन, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वो लंग्स में लेके जाता है ब्लड को उसके ऑक्सीडेशन के लिए। करेक्ट। नाउ कम्स वेन्स, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्या करता है पल्मोनरी वेन? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से वापस हार्ट में लेके आता है। देन कम्स कैपिलरी, ऑक्सीजन पास आउट ऑफ द कैपिलरी इनटू द बॉडी सेल। हमारे आर्टरी में जितना भी ऑक्सीजन होता है वो जाता है देन कैपिलरी में, और कैपिलरी से जितना ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स या टिश्यू में चले जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा हमारे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कम्स द ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? लेट्स से दिस इज आवर ब्लड, let's say this is our blood vessel, this is the blood vessel, let's say it is artery। हमारे आर्टरी कभी भी खाली नहीं होती, इस आर्टरी में हमेशा ब्लड फ्लो करता रहता है। तो जो ब्लड है वो हमारे आर्टरी के वॉल में जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है हम उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। करेक्ट। अब हम इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर? मैंने आपको ही बताया हमारे ब्लड वेसल्स कभी भी खाली नहीं होते, उनमें हमेशा ब्लड प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो ब्लड प्रेशर है ये वेरी करता है। जब हमारा हार्ट बीट करता है विच मीन्स जब हमारा हार्ट सिस्टोल होता है, कार्डियक सिस्टोल, तब हमारे ब्लड में तब हमारा ब्लड बहुत ही ज्यादा तेजी से ट्रांसपोर्ट होता है और हमारे वेसल्स में बहुत ही ज्यादा प्रेशर मारता है। इस टाइम हमारे ब्लड प्रेशर होता है 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। राइट। जब हमारा हार्ट रेस्ट करता है विच मीन्स कार्डियक डायस्टोल, तब हमारे वेसल्स में ब्लड बहुत स्लो ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए इस टाइम हमारा जो ब्लड है वो बहुत ही कम प्रेशर हमारे वॉल्स में एक्सर्ट करता है, और वो कितना है? 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। करेक्ट। So the systolic pressure is 120 mm of mercury and the diastolic pressure is 80 mm of mercury। इसलिए हम नॉर्मल बीपी को हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं। ऊपर में हम लिखते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे में हम लिखते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और एंड दैट दिस कम्स टू बी 120 अपॉन 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में है इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मल बीपी का कोई भी यूनिट नहीं होता, इट इज ओनली 120 अपॉन 80। करेक्ट। नाउ कम्स दी पल्स प्रेशर। क्या होता है पल्स प्रेशर? पल्स प्रेशर इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर एंड दी डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर है हमारा 120 mm ऑफ मर्क्यूरी एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ मर्क्यूरी, एंड दिस कम्स आउट टू बी 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। दिस इज आर पल्स प्रेशर। राइट। देन कम्स स्फिग्मोमैनोमीटर। ये करता क्या है? ये हमारा ब्लड प्रेशर चेक करता है। देन कम्स दिस स्टेथोस्कोप। ये करता क्या है? ये हमारे हार्ट रेट को चेक करता है। ये आपने पक्का डॉक्टर के पास देखा ही होगा। राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप आपको ब्लड प्रेशर क्लियर होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द लिम्फ। लिम्फ होता क्या है? लिम्फ हमारा ब्लड से ही डिराइव होता है। इट डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड ओनली, और एट द एंड ये हमारे ब्लड में ही मर्ज हो जाता है। करेक्ट। देखते हैं होता क्या है लिम्फ। हमारे ब्लड में से आरबीसी को बाहर निकाल दो और प्लेटलेट्स को बाहर निकाल दो, तो जो बचता है हम उसको लिम्फ बोलते हैं। या फिर हम ये ऐसा भी बोल सकते हैं, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, ये भी लिम्फ ही होता है। लेकिन हमारे लिम्फ में सारे डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट नहीं होते। हमारे लिम्फ में डब्ल्यूबीसी के सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्लाज्मा जो होता ही है, प्लस
लिम्फोसाइट, जिसकी वजह से ये नाम लिम्फ पड़ा है, एंड दी मोनोसाइट्स। करेक्ट। तो क्या होता है हमारे लिम्फ में? प्लाज्मा, लिम्फोसाइट्स एंड दी मोनोसाइट्स। ये कलरलेस होता है। इसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ब्लड में जितने होते हैं उतने नहीं होते। डब्ल्यूबीसी आर लेस देन ब्लड। इसमें प्रोटीन भी बहुत कम होता है। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इन सेल इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर ये सेल के आजू बाजू में है देन इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर सेल में वाटर की कमी होती है, टिश्यू में अगर वाटर की कमी होती है, तो ये इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से वाटर रिटेंशन को कंप्लीट करता है। राइट। देन कम्स इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस अगेंस्ट डिसीजेस। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स इसमें प्रेजेंट है, इसी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस अगेंस्ट डिसीजेस में। इसका मेन क्या काम करता है? इसका काम है एक्ट्स एज अ मिडिल मैन। कैसे? अभी देखते हैं। लेट्स सी। लेट्स से दिस इज आर tissue, or you can say this is our cell. This is our cell, and this is our blood vessel. This is our blood vessel. इस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है। इसके बीच में हमारा प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लाइक दिस। दिस इज आवर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारे सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं? इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होके। ये कैरी करता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, गैसेस है, ये सारे कंपोनेंट्स को हमारा ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैरी करता है। और ये है क्या? दिस इज द लिम्फ। करेक्ट। हमने देख लिया लिम्फ। आई होप आपको लिम्फ समझ में आया होगा। लिम्फ एक्चुअल में होता क्या है? प्लाज्मा प्लस लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। इसमें कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी लेस देन द ब्लड होते हैं। इट इज कलरलेस। इट हैज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। In cell, it is called interstitial fluid. It plays an important role in defense against diseases. Acts as a middleman. अब हम ये देखते हैं कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है। Let's see. Let's make a blood vessel. This is blood capillary. इस ब्लड कैपिलरी के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा लिम्फेटिक कैपिलरी। This is lymphatic capillary. राइट। हमारे ब्लड में से जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, वो प्लाज्मा यहाँ पे आ जाता है, एंड डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी, ये दोनों हमारे ब्लड में से इस लिम्फेटिक कैपिलरी में आ जाते हैं। करेक्ट। ये लिम्फेटिक कैपिलरी आगे जाके जॉइंट हो जाता है लिम्फ वेसल में। दिस इज द लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल क्या होता है? जैसे हमारे ब्लड वेसल में एक आर्टरी होता है और एक वेन होता है, उसी तरीके से लिम्फ वेसल एक वेन है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन का वेन है लिम्फ वेसल। और फिर ये लिम्फ वेसल आगे जाके लिम्फेटिक डक्ट में कन्वर्ट होता है, जो कि है दो। ये दो होते हैं हमारे बॉडी में, और ये लिम्फेटिक डक्ट आगे जाके हमारे वेन्स में मर्ज हो जाते हैं। और वो वेन्स में मर्ज हो जाने के बाद जो मेजर वेन है वहां पे मर्ज होता है, एंड देन ये वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में भेज देता है। वहां से हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। देन अगेन हमारी आर्टरी शुरू होती है, और उस आर्टरी में से फिर से हमारा
लिम्फेटिक डक्ट दैट इज लिम्फेटिक वेसल कैपिलरी वापस से जनरेट होता है। सो दिस इज आर लिम्फेटिक सर्कुलेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा जो मेजर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हार्ट डिसऑर्डर। ये हमारे चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इस चीज को भी समझते हैं कि कौन कौन से हार्ट डिसऑर्डर हमारे बॉडी में होते हैं। फर्स्ट वन इज हाई ब्लड प्रेशर। हम इसको और क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर हायर देन नॉर्मल दैट इज 120 अपॉन 80। 120 इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर इससे ज्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर है विच मीन्स आपको एंजाइटी है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको नर्वसनेस है, आपको स्ट्रेस है। करेक्ट। इसके कई सारे और भी नुकसान होते हैं। राइट। आई होप आपको हाइपरटेंशन समझ में आया होगा। देन कम्स दी अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस ये होता क्या है, बिल्ड अप ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सबस्टेंस इन आर्टेरियल वॉल्स, plaque which can restrict blood flow. The plaque can burst triggering a blood clot. Narrow lumen. एक्चुअल में होता क्या है, दिस इज लाइक दिस। ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल आर्टरी है और इसमें आपको ल्यूमेन एकदम लार्ज नजर आ रहा होगा, लार्ज ल्यूमेन। एंड दिस इज अथेरोस्क्लेरोसिस। होता क्या है, इसमें हमारे ब्लड वेसल के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे जमने लग जाते हैं, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके डाइट में अनहेल्दी फैट्स हैं तो वो हमारे ब्लड वेसल्स में कुछ ऐसे जम जाते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा तेल का खाना खाते हो, अनहेल्दी फैट्स बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करते हो, अनहेल्दी ग्लूकोज, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट अगर आप बहुत ज्यादा अपने डाइट में कंज्यूम करते हो तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में ये नैरो ल्यूमेन हो जाता है। इससे होता क्या है, जो स्पेस है इसके अंदर का जहां से ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इससे प्रॉपर ब्लड फ्लो हो नहीं पाता और इसी वजह से कई सारे और डिसीजेस हो सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप हेल्दी फैट्स ले अपने डाइट में। फैट जरूरी है। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि फैट ही नहीं लेना है, फैट लेना है क्योंकि फैट से ही हार्मोन बनते हैं हमारे बॉडी में। लेकिन हेल्दी फैट्स होने चाहिए, दैट इज अनसैचुरेटेड फैट। हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब मैं आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा। राइट। दिस इज कोलेस्ट्रॉल, अ फॉर्म ऑफ फैट जो आपके ल्यूमेन को नैरो कर देता है और हमारे ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। आई होप आपको समझ में आएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। देन कम्स कोरोनरी आर्टरी डिसीज। पहले हम ये समझते हैं कि कोरोनरी आर्टरी होता क्या है। हमारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचाने के लिए कई सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, ये वो आर्टरी होती है जो हमारे ब्लड के मसल्स को, हम आई एम सॉरी, हमारे हार्ट के मसल्स को जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, वो होती है कोरोनरी आर्टरी। क्या होती है, हमारे हार्ट के मसल्स को जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि हमारा हार्ट चौबीसों घंटे काम कर रहा है बिना रुके। उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जब भी हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो सबसे पहले अपने ही मसल को ब्लड पहुंचाता है। और वो कैसे पहुंचाता है, थ्रू दी कोरोनरी आर्टरी। करेक्ट। अब आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज में। क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये सेम डिसीज जो हमने पहले देखा, accumulation of cholesterol in the blood vessel that leads to narrow the lumen। यही सेम प्रॉब्लम अगर आपके कोरोनरी आर्टरी में हो जाए उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। जो अथेरोस्क्लेरोसिस जो हमने अभी देखा, अगर यही चीज अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी में हो जाए तो हो जाता है कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। क्या होता है, अफेक्ट्स द मसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। It caused by a deposit of calcium, fat, cholesterol, and fibrous tissue, which makes the lumen of artery narrower। अगर ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अगर ये कोरोनरी आर्टरी में अगर ये हो गया तो आपके कोरोनरी मसल्स जो आपके कार्डियक मसल्स हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और आपका हार्ट बीट करना बंद कर देगा। राइट। नाउ कम्स आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है,
thickening and loss of elasticity of arterial wall, cholesterol and calcium deposition, breakage and hemorrhage। क्या होता है? सेम चीज, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हुआ है, फैट डिपोजिशन हुआ है, इसके साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम का भी अगर डिपोजिशन हो जाए, Ca2+ का भी अगर यहाँ पे डिपोजिशन हो जाए, तो हम बोलेंगे इसको आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, राइट। अब इसमें होता क्या है, अगर Ca2+ का अगर डिपोजिशन यहाँ पे हो गया, तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी। इलास्टिसिटी अगर ये खत्म हो जाए, तो हमारा ब्लड वेसल ब्रेक भी हो सकता है और यहाँ से क्रॉस ब्लीडिंग भी पॉसिबल है। इसी को हम बोलते हैं ब्रेकेज या हेमरेज। करेक्ट? आई होप आपको समझ में आया होगा। देन कम्स द हार्ट अटैक। व्हाट इज हार्ट अटैक? When heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply। अगर हमारा कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता है हमारे हार्ट के मसल्स को, तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा, वहीं पे हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे हार्ट अटैक। क्लियर? देन कम्स द हार्ट फेलियर। State of heart when it is not pumping the blood effectively enough to meet the needs of the body। क्या होता है हार्ट फेलियर? जितनी हमारे बॉडी ऑर्गन की नीड है, बॉडी ऑर्गन की नीड है जितनी, अगर उतना ब्लड हमारे बॉडी को नहीं मिल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारा हार्ट हमारे ब्लड को पंप करने के लिए फेल हो जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, SA नोड फेल्स टू प्रोड्यूस इम्पल्स। जब हमारा SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, जो मैंने बताया था आपको, जो हमारे राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, राइट साइड ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, वहां पे जो SA नोड प्रेजेंट होता है, अगर वो इम्पल्स ही जनरेट नहीं कर पा रहा है, अगर वो इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा है, तो हमारा हार्ट बीट कैसे करेगा? इसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कई सारे लोगों का SA नोड खराब हो जाता है, राइट, तो हम उन लोगों के अंदर एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं जो इम्पल्स जनरेट करता रहता है, राइट। सो हियर योर चैप्टर एंड्स। आपका पूरा का पूरा चैप्टर दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम वो एंड होता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट then comment section is open for you. I will try my best to solve all your doubts. Please put your doubt on the comment section. If you have any suggestion regarding my teaching or my content, then please, you are most welcome. Please suggest me something so that I could improve my content and my teaching process as well, right? In the next lecture we are going to study about the respiratory system, right? I hope you all are understanding the concept very well. This is Inside Sports Science. If you find it very useful, then please like, share, comment and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye bye.